दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मारिसन को, जो इस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ये मूवी आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक दया नाम के आदमी को देखते हैं जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर घूम रहा होता है और फिर वो एक मंदिर के बगल में तालाब में नहा रहे आदमी का फोन चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दया छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, जिस वजह से कई बार पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी है। आगे जाकर वो फोन से सिम वगैरह निकाल देता है और फिर वो टाइम पास करने लगता है। इसके बाद सूरज ढलने पर वो एक मूवी देखने जाता है, पर मूवी उसे अच्छी नहीं लगती तो वो आधी मूवी छोड़कर ही बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वो पार्किंग वाली जगह पर जाता है जहाँ उसे एक बाइक में चाबी लगी मिलती है। तब वो उस बाइक को वहाँ से चुरा लेता है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो बाइक का नंबर प्लेट भी बदल देता है, जिसके बाद वो उसी बाइक से एक नागरकोल नाम के गांव में पहुंचता है, जहां उसे एक सुनसान सा घर दिखता है जो कि देखने में काफी बड़ा था और उसकी सारी लाइटें बंद थी। ये देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं होगा और वो चोरी करने वहाँ चला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद वो सभी कमरे चेक करने लगता है और कमरे चेक करते हुए उसे एक कमरे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है जिसका नाम वेला था। यहाँ वेला दया को देखते ही कहता है, अरे कुमार बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जो सुनकर दया सोचने लगता है कि ये आदमी मुझे कुमार कहकर क्यों बुला रहा है, जिसके बाद वेला उसे बार बार बुलाने लगता है। तब दया उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम चिल्लाओ मत। और यही दया देखता है कि वेला के हाथ बंधे हुए हैं। फिर वेला कहता है कि अरे बेटा, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो। दया बोलता है कि मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। जो सुनकर वेला को याद आता है और वो दया को बताता है कि मुझे अल्जाइमर नाम की बीमारी है ना, तो मैं अक्सर चीजें भूल जाया करता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा मुझे ऐसे बांध कर रखता है ताकि मैं कहीं खो ना जाऊं। मगर मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है तो तुम मेरी रस्सी खोल दो। तब दया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर में सामान ढूंढने लगता है, जिस पर वेला कहता है कि घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा पैसा बैंक में है। अगर तुम मेरे हाथ की रस्सी खोलकर मुझे बाहर तक लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें एटीएम से 25,000 रूपए निकाल कर दे दूंगा। अभी ऑफर दया को अच्छा लगता है तो वो भी वेला के हाथ की रस्सी खोलकर उसे एटीएम तक ले जाता है, जहाँ वेला एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगता है, मगर वो अपना पिन भूल जाता है। फिर काफी देर याद करने पर उसे अपना पिन याद आता है और वो अपने एटीएम से पैसे निकाल लेता है। वहीं बाहर खड़ा दया एटीएम में झांकने लगता है और उसे वेला के अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े दिखते हैं, जिसे देखकर उसे लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस बुढ़ऊ से 25 लाख रुपए हड़प लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वहीं वेला बाहर निकल कर दया को 25,000 रूपए देकर वहाँ से जाने लगता है। तब दया वेला से पूछता है कि अब आप कहाँ जाओगे, जिस पर वेला कहता है कि पास ही के गांव में मेरी बेटी का घर है तो मैं वहीं जाऊंगा। दया कहता है कि तो चलिए मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं मिलने वाला। फिर ये दोनों बस स्टॉप के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वेला के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा तो मेरा बेटा दोबारा से मुझे वहाँ से पकड़ कर ले जा लेगा, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास ना जाकर त्रिवलमपुरम जाऊंगा, जहाँ मेरा बचपन का दोस्त रहता है। तो तुम मुझे त्रिवलमपुरम की बस में चढ़ा दो। जिस पर दया कहता है कि अरे सर, मैं अभी तो वहीं जा रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो जितना बस का किराया होगा उतने का आप मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा देना। तब वेला इस बात के लिए मान जाता है और ये दोनों बाइक से ही त्रिवलमपुरम के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में दया वेला से कहता है कि सर, बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं पेट्रोल डलवा लूँ। जिस पर वेला कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है। फिर दया उसे एटीएम के पास ले जाकर कहता है कि सर लाइए, मैं पैसे निकाल लेता हूँ, आप कहाँ बार बार अंदर जाएंगे। तब वेला उसे एटीएम कार्ड देकर पिन बता देता है और दया अंदर जाकर जैसे ही वो पिन डालता है तो वो रॉन्ग दिखा रहा था। अब ऐसे ही बार बार चलता रहता है और वेला को पिन याद नहीं आता। जिसके बाद सुबह हो जाती है और ये दोनों एक ढाबे पर जाकर नाश्ता पानी करने बैठते हैं। यहाँ दया वेला को एक डायरी देकर उसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए कहता है कि वो कहाँ से आया है, उसका नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। तब वेला उन सारी चीजों को लिखने लगता है, अपने घर का नाम, बच्चों का नाम और पिन नंबर भी। मगर जब दया उस पिन को ट्राई करता है तो वो दोबारा से गलत बता रहा था। फिर एटीएम से बाहर आने पर उसे उस ढाबे पर वेला कहीं नहीं दिखता। तब वो एक बस में वेला को चढ़ते हुए देखता है तो दया भी तुरंत भागते हुए उस बस में चढ़ जाता है और वो वेला के पास आकर कहता है कि अरे सर, आप यहाँ कहाँ बैठ गए, चलिए हम साथ में चलते हैं ना। मगर वेला कहता है कि अरे बेटा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब बस में बैठे लोगों को लगता है कि दया वेला को किडनैप करने आया है। वहीं बस का कंडक्टर कहता है कि चलो
चलो अब बस को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। इससे दया घबरा जाता है और कहता है कि अरे इनकी जेब में एक डायरी है, उसमें मेरा नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है, आप चाहें तो उस पर कॉल करके देख लो। तब कंडक्टर उस नंबर पे कॉल करता है और वो नंबर दया का निकलता है। तभी वेला को भी याद आ जाता है कि अरे ये दया कौन है। फिर ये दोनों दोबारा से बाइक से अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा होने के कारण वेला दया से कहता है कि बेटा हाईवे पर गर्मी ज्यादा हो रही है, क्यों ना हम दोनों गाँव से होते हुए चलें। जिसके बाद दया अपनी बाइक को गाँव की ओर ले लेता है। फिर गाँव में थोड़ा अंदर आने पर रास्ते में दया को एक बकरी वाला दिखता है, जो कि अपनी काफी सारी बकरियों को रोड पर चला रहा था। तब दया जानबूझकर उसकी एक बकरी को बाइक से ठोक देता है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो वेला से पैसा ऐंठ पाए। यहाँ बकरी ठोकने पर वो आदमी काफी चिल्लाने लगता है कि अरे तुमने मेरी बकरी मार दी। तब दया कहता है कि अच्छा चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें इस बकरी के 2000 दे दूंगा। मगर बकरी वाला कहता है कि नहीं नहीं, मुझे 3000 चाहिए। तब वेला दया से कहता है कि बेटा ज्यादा झगड़ा मत करो और इसे पैसा देकर यहाँ से चलो। दया कहता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, लाइए अपना एटीएम कार्ड दीजिए। तब वेला उसे एटीएम कार्ड देता है और पिन भी बताता है और दया तुरंत पास के एटीएम जाकर पैसे निकालने लगता है और इस बार पिन नंबर बिल्कुल सही था। फिर पैसा निकालने के बाद जब दया बैलेंस चेक करता है तो उसमें सिर्फ 8000 रुपए पड़े होते हैं, जो देखकर दया हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी तो इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए थे, अचानक से ये सारा पैसा कहाँ गया। जिसके बाद दया दुखी मन से वापस आकर उन बकरियों वालों को पैसे देने लगता है और उन्हें झूठ कहता है कि वेला उसके पापा हैं और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो छुट्टियां होने पर ये गांव घूमने आया है। तब यहाँ पुलिस वाले का नाम सुनते ही वो गांव वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम अब आपसे पैसे क्यों लेंगे, आपके पिताजी ने एक अच्छी सी दवाई बताई है जिसे खाकर मेरी बकरी एकदम ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो लोग पैसे वापस कर देते हैं। तब वेला 3000 को अपने पर्स में रखने लगता है और दया देखता है कि वेला के पर्स में 2 एटीएम कार्ड हैं, यानी 25 लाख वाला अकाउंट दूसरा है। अब ये देख वेला दोबारा से खुश हो जाता है और दूसरे एटीएम कार्ड के पिन नंबर और एटीएम को पाने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थिएटर के बाहर से दया ने जिनकी बाइक चुराई थी वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं और जिनकी बाइक चोरी हुई थी वो किसी नेता का बेटा होता है। यहाँ नेता का नाम सुनते ही पुलिस वाले उसकी बाइक तुरंत ढूंढने लग जाते हैं। जिसके बाद हम दया और वेला को देखते हैं और अब रात हो चुकी थी। यहाँ जिस गांव से ये निकलने वाले थे वेला कहता है कि शायद मैं इस गांव को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है जिसका नाम सुब्रमण्यम है और वह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी 3 बेटियां हैं। तो दया तुम एक काम करो, पास वाली दुकान पर जाकर पता करो कि यहाँ कोई सुब्रमण्यम नाम का आदमी रहता है क्या। तब दया एक पास वाली दुकान पर जाकर पूछने लगता है कि क्या आप सुब्रमण्यम नाम के आदमी को जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी 3 बेटियां हैं। जिस पर दुकानदार कहता है कि एक आदमी तो है लेकिन उसका नाम श्रीनिवासन है। अब दया ये बात वेला को जाकर बताता है। तब वेला को ये बात सही नहीं लगती। फिर ये दोनों एक होटल के रूम में स्टे करते हैं और फिर दारू पीने लगते हैं। अब दारू पीते हुए दया वेला को अपनी सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वो चोरी करने लगा और उसे चोरी क्यों करनी पड़ी वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो कमरे से बाहर आकर अपने फ्रेंड गणेशा को कॉल करके सारी बातें बताने लगता है कि भाई मुझे एक बुढ़ऊ मिला है जिसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं, मुझे बस उसका एटीएम नंबर पता लगाना है। जो सुनकर गणेशा कहता है कि भाई तूने इस बारी काफी बड़ा हाथ मारा है, एक काम कर तू मुझे उस एटीएम कार्ड की फोटो भेज दे जिसका डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनवा के मैं तेरे पास भेज देता हूँ ताकि तू उससे बदल सके। इसके बाद दया रूम में वापस जाकर वेला के साथ काफी दारू पीता है और चुपके से एटीएम कार्ड की फोटो अपने दोस्त को भेजकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह ये दोनों दोबारा से उस गाँव के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वेला एक बार फिर भूल जाता है कि दया कौन है। तब दया उसे याद दिलाता है। जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी बाइक पंचर हो जाती है। तब दया अपनी बाइक में पंचर लगवाने लगता है। उसी टाइम गणेशा का उस पर कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने 2 आदमियों को डुप्लीकेट एटीएम कार्ड देकर भेज दिया है, तुम उनसे ले लेना। जिसके थोड़ी देर में वो आदमी आकर उसे वो एटीएम कार्ड दे जाते हैं। अब एटीएम कार्ड लेकर जब दया वेला के पास जाता है तो वो देखता है कि वेला वहाँ के लोगों से झगड़ा कर रहा है। दरअसल वहाँ खड़े लोग कैरम बोर्ड पर पैसा लगा रहे थे तो वेला भी पैसे लगाकर कैरम खेलने लगा था, जिसमें वो 10,000 रुपए हार गया। तब दया वहाँ पहुंचकर उन आदमियों से झगड़ा करने लगता है, मगर वेला बात को संभाल लेता है और उन्हें 10,000 देकर दया को लेकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेला और दया एक आश्रम पे पहुँचते हैं। इसी आश्रम में वेला का दोस्त रहा करता था और जैसे ही वेला अपने दोस्त से मिलता है तो यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब दया वेला के दोस्त से उसके और उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है, जिस
जिसपे वो आदमी कहता है कि वेला का कोई बेटा नहीं है, वेला की बीवी काफी पहले ही मर चुकी है। तब दया कुमार का नाम लेता है। तब वो आदमी बताता है कि कुमार तो मेरे बेटे का नाम है, जिसे वेला ने अपना बेटा समझकर पाला है, और पास के गांव में मेरी बेटी भी रहती है। अगर वेला को उससे मिलना है तो तुम उसे ले जा सकते हो। जिसके बाद दया वेला के पास जाकर कहता है कि चलिए सर, अब हमें चलना चाहिए। वेला कहता है कि यार हम इतनी दूर आए हैं तो यहाँ के मंदिर वगैरह भी घूम लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों वहाँ के मंदिर जाते हैं और मंदिर के पास एक कमरे में आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। तब वेला दया को बताने लगता है कि दरअसल इस गांव में मेरा श्रीधर नाम का दोस्त रहता है, जो कि मेरा बचपन का दोस्त था, मगर 17-18 साल की उम्र में मेरा उससे झगड़ा हो गया था और हम दोनों की बातचीत ही बंद हो गई थी। लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसकी कई सारी कपड़ों की दुकानें हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका नंबर ला कर दे सकते हो? जो सुन के दया कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी ला कर देता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से तुरंत श्रीधर की दुकान पर जाता है और वहाँ से कपड़े खरीदने के बहाने दुकान के स्टाफ से श्रीधर का नंबर ले लेता है। फिर दया वो नंबर लाकर वेला को देता है, जिससे वेला काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं इस नंबर पे बाद में कॉल कर लूंगा। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक फरीदा नाम की पुलिस वाली एक मर्डर केस की जांच कर रही होती है, और ये वही घर होता है जहाँ दया चोरी करने गया था और उसे वहाँ वेला मिला था। उसी टाइम फरीदा को पता चलता है कि 2 और मर्डर हुए हैं, एक दूसरे गाँव में और एक त्रिवलमपुरम में, और यहाँ त्रिवलमपुरम में जिसका मर्डर हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि श्रीधर था। कल दया ने श्रीधर का नंबर वेला को दिया और आज उसकी मौत हो गई। वहीं श्रीधर की लाश एक झील में मिलती है। इसी के साथ श्रीधर का सिम अभी भी एक्टिव दिखा रहा था। फरीदा समझ जाते हैं कि कातिल ने श्रीधर का फोन अपने पास रखा है और वो ट्रेवल कर रहा है। जिसके बाद हम दया और वेला को देखते हैं, जो कि दोबारा से दूसरे गांव की ओर बढ़ने लगे थे। रास्ते में वेला कहता है कि जो अगला गांव आने वाला है उसमें मेरा एक और दोस्त रहता है और उसके गांव में एक बड़ा फेस्टिवल भी होता है, तो आज हम वहीं रुकेंगे। अब रात तक ये उस गांव में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि गणेशा भी उसी गांव में रहता है, जहां रात को दया गणेशा से मिलता है और कहता है कि उसके एटीएम का पिन मुझे अभी तक नहीं पता चला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उसके पिन के बारे में पता लगाने में सालों बीत जाएंगे। वहीं हम वेला को देखते हैं, जो कि बेहोशी वाली दवाई को दारू में मिला देता है और फिर दया और गणेशा को बुलाकर उनके साथ दारू पीने लगता है। दारू पीने के बाद दोनों जने बेहोश हो जाते हैं और वेला तैयार होकर बाहर जाता है। बाहर जाकर वो शिवा नाम के टीचर को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। शिवा कहता है कि भाई तू है कौन और मैं तुझसे मिलने क्यों आऊं? जिस पर वेला कहता है कि तुम्हें मधुमती तो याद ही होगी। जो सुनकर शिवा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? वेला कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है और तुम्हारी और मधुमती की वो वीडियो मेरे पास है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उस वीडियो को तुम्हारी बीवी के पास भेजूं तो तुम मेरी बताई जगह पर आ जाओ। जिसके बाद शिवा एक स्कूल के पास पहुंचता है, जहां वेला शिवा को काफी मारता है, यहाँ तक कि वो उसे मार मार कर उसकी जान तक ले लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा एक टीचर है और मधुमती उसकी स्टूडेंट थी। शिवा ने मधुमती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और उसकी वीडियो भी बना ली थी। जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ आए दिन अय्याशी करता था। यहाँ तक कि उसने मधुमती के साथ ही नहीं बल्कि उसकी दोस्तों के साथ भी यही सब किया था। और इससे पहले जो 3 लाशें हमें देखने को मिली थी, जिसकी अभी जांच चल रही है, उन सबको भी वेला नहीं मारा है, क्योंकि वो लोग भी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते थे और वेला ऐसे ही और भी लोगों को मारने वाला है। वहीं फरीदा को वेला की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन जब तक वो स्कूल के पास पहुंचते हैं तब तक वेला वहां से जा चुका था। फिर वेला एक पुल के पास जाकर उस फोन को फेंक देता है और जब अगले दिन गणेशा और दया उठते हैं तो वेला को कमरे में ना देखकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर बाहर थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक जगह पर वेला पड़ा हुआ दिखता है। तब वो वेला को उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? जिस पे वेला झूठी कहानी बनाते हुए कहता है कि रात को मैं घूमने के लिए बाहर निकला था और किसी ने मुझ पर हमला करके मेरा फोन छीन लिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद दया उसे आराम करने के लिए कहता है और इसके बाद वो उसे अपने गाँव ले जाने लगता है। गाँव पहुँचकर दया अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उसे देखकर खुश नहीं होती, बल्कि वो तो पूछने लगती है कि अब कौन सा बड़ा कांड करके आया है तू। साथ ही वो वेला को देखकर उसके बारे में पूछती है। दया बताता है कि इनका नाम वेला है और इन्हें भूलने की बीमारी है, मैं इन्हें इनके रिलेटिव के पास छोड़ने जा रहा हूँ। वहीं हम वेला को देखते हैं, जो दया के घर में लटकी उसके माँ पापा की फोटो देखने लगता है। तभी वहाँ दया की माँ आती है और कहती है कि ये तो मेरी शादी की फोटो है, आप इसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जवाब में वेला कहता है कि इसके नीचे 17 अप्रैल लिखा है, इसी दिन मेरी शादी हुई थी और इसी दिन मेरी बीवी का बर्थडे भी आता है। फिर वो अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है कि हम दोनों ने लव मैरिज की थी और उसने मेरे लिए अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था। यहाँ
से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं कि वेला की बीवी एक साइकेट्रिस्ट थी और वह बच्चों की काउंसलिंग किया करती थी। एक दिन मधुमती नाम की लड़की उसके पास आती है तो वो उसकी काउंसलिंग करने लगती है, जहाँ वो लड़की काफी रोते हुए बताने लगती है कि शिवा नाम के टीचर ने उसके साथ कैसे दुष्कर्म किया है और उसकी वीडियो बनाकर वो आए दिन उसे ब्लैकमेल करता रहता है। इसके अलावा उस टीचर ने मधुमती के दोस्तों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से उसके दोस्तों का भी बुरा हाल हो रखा है। तब वेला की बीवी उसे संभालती है और अगले दिन उसे खबर मिलती है कि मधुमती ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर तो वेला की बीवी के होश उड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो डिप्रेशन में चली जाती है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने टीचर पर केस भी फाइल कर दिया था और फिर धीरे धीरे वेला की वाइफ को अल्जाइमर हो जाता है, जिसमें वो चीजें भूलने लगती हैं। फिर कोर्ट में जब वेला की बीवी को बुलाया जाता है स्टेटमेंट देने के लिए, तो वो ढंग से अपनी स्टेटमेंट भी दे नहीं पाती। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचकर वो काफी परेशान होती है और एक दिन वो सारी बातें एक डायरी में लिखकर अपने पति वेला को दे देती है। वो कहती कि मधुमती के साथ जिसने भी गलत करा है तुम उन्हें जिंदा मत छोड़ना, और अगले दिन वो आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर तो वेला पूरा टूट जाता है और उसी दिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हालांकि अब वेला को सिर्फ एक आदमी को मारना था जिसका नाम था अरुण, क्योंकि वो छोटी बच्चियों को किडनैप करके उन्हें मार्केट में बेचा करता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये दोनों दोबारा से बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। तब वेला दया से कहता है कि यार तुम इतने दिनों बाद अपने गाँव आए हो तो तुम अपनी माँ के पास रुको, मगर दया कहता है कि अरे नहीं सर, मुझे आपके साथ मजा आ रहा है, आपको आपके गाँव छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। तभी दया के पास उसकी माँ का फोन आता है और वह बताती है कि घर पर 10 लाख का चेक पड़ा है। जो सुन के दया बाइक रोक लेता है और वेला से पूछने लगता है कि सर ये चेक आपने रखा है ना। वेला पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दया के बार बार पूछने पर वो बता देता है कि हाँ यार मेरी कोई औलाद नहीं है तो मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा, तुम अब एक अच्छी जिंदगी जीना और उन 10 लाख रुपए से एक छोटा सा बिजनेस डाल लेना। अब ये बातें सुनकर दया काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में रुकते हैं और यहाँ आने की वजह अरुण होता है जिसे वेला खत्म करना चाहता था। फिर वेला वॉशरूम में चुपचाप जाकर शिवा के फोन से अरुण को मैसेज करता है कि हेलो मैं शिवा हूँ और मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, बताओ मैं कहाँ हूँ। उसी टाइम कमरे के बाहर एक फूड डिलीवरी वाला आता है। तब दया उसे खाने के पैसे देने के लिए वेला का पर्स उठाता है और जैसे वो उसमें से पैसे निकालता है तो काफी सारे सिम कार्ड उसमें से गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर दया को वेला पर शक होता है और वो अपने मोबाइल के कैमरे की वीडियो को ऑन करके एक कोने पर रख देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर आता है तो वेला दारू लेकर बैठा होता है। तब वो अपना फोन उठाकर अपने दोस्त से बातें करने के बहाने बाहर आता है और बाहर आकर वो अपने फोन में वीडियो ऑन करके देखता है जिसमें वेला दारू में बेहोशी की दवाई मिला रहा था। ये देखकर दया को समझ आ जाता है कि क्यों वो रोज दारू पीने के बाद तुरंत सो जाता था, यानी इसके बाद ही वेला कहीं बाहर जाता होगा। फिर दया रूम में वापस आता है और वेला का फोन उठाकर चुपचाप वॉशरूम में जाकर अरुण के साथ हुई सारी बातें पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था कि मुझे एक लड़की चाहिए और मैं कहाँ हूँ। जिसके बाद वो बाहर आता है और दारू पी के बेहोश होने का नाटक करता है। फिर दया के बेहोश होने पर वेला वहाँ से चला जाता है और दया उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए दया सोच रहा था कि मैं तो वेला को कितना अच्छा आदमी समझ रहा था, मगर ये तो कितना घटिया निकला। खैर वेला उस जगह पर पहुंचकर अरुण का इंतजार करने लगता है, लेकिन अरुण के न आने पर वो वापस आ जाता है। तब उससे पहले दया भी रूम में पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है और यहाँ वेला भी आकर चुपचाप सो जाता है। अब अगले दिन रूम पे गणेशा आता है जिसे दया सारी बातें बता देता है कि मैंने वेला को कितना अच्छा समझा था, लेकिन वो तो कितना घटिया आदमी निकला जो मासूम लड़कियों के साथ ये सब करता है। तब गणेशा कहता है कि एक काम करते हैं, हम इसे मेरे गेस्ट हाउस पर ले जाकर खूब मारते हैं, तभी इसे सबक मिलेगा। ये आइडिया दया को भी सही लगता है और वो वेला को गणेशा के साथ उसकी कार में बैठाकर कहता है कि आप गणेशा के साथ उसके गेस्ट हाउस जाइए, मैं पीछे से ड्रिंक लेकर आता हूँ। तब वेला भी ज्यादा ध्यान न देकर चल देता है, लेकिन पूरे रास्ते वो पीछे मुड़कर देखता रहता है तो दया कहीं भी नजर नहीं आता। तब गणेशा कहता है कि सर चिंता मत करिए, वो आ जाएगा। तभी वेला कार में की चैन लटकी हुई देखता है जिसे उसने अरुण की डीपी में देखा था। अब यहाँ सच्चाई पता लगाने के लिए वेला अरुण को कॉल करता है तो वो कॉल गणेशा उठाता है और यहाँ
गणेशा हंसते हुए कहता है कि अरे वाह बुड्ढे, तुमने तो बड़ी जल्दी मुझे पहचान लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि गणेशा का दूसरा नाम अरुण है और वही लड़कियों को सप्लाई करता था। फिर गणेशा वेला से कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए थे ना, लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा। वेला कहता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे बारे में पता है क्या? गणेशा कहता है कि नहीं, मेरा दोस्त तो बस छोटी मोटी चोरियां करता है, उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि वो तो तुम्हें गलत आदमी समझ रहा है कि तुम लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हो। ये कहकर गणेशा हंसने लगता है, लेकिन वेला तो उस पर हमला कर देता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ गणेशा वेला पर भारी पड़ता है और उसका मुंह बांधकर उसे बैठा देता है। तभी वहाँ पर दया आता है और गणेशा कहता है कि अब इस आदमी का क्या करना है। दया वेला के पास जाकर उसके हाथ पैर खोल देता है और यहाँ हमें हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जब वेला कार से उतर रहा था तब उसने दया को कॉल कर दिया था और दया ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। यानी दया को गणेशा की सारी सच्चाई पता थी, तो वो गणेशा से लड़ने लगता है। तभी इसी बीच वेला आ जाता है और वो गणेशा को जान से मार देता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो वेला और दया को अरेस्ट कर लेती है। फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ वेला सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो कि छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे। तब जज इस केस को आगे पोस्टपोन कर देते हैं, ये कहकर कि तुमने गुनहगारों को मारा है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। वहीं बाहर आने पर फरीदा वेला और दया को लड्डू खिलाने लगती है और कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसी तरह जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था उन सभी के माँ बाप वेला को थैंक यू कहने आए थे। यहीं पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि जब दया गणेशा से लड़ रहा था तो उसी लड़ाई में दया ने ही गणेशा को जान से मारा था, मगर दया की जिंदगी खराब ना हो इसलिए वेला ने उस खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। अब जब पुलिस इन दोनों को वैन में बैठा कर ले जा रही होती है तब दया वेला से कहता है कि सर, जिस दिन मैं चोरी करने उस घर में गया था तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? वेला कहता कि मैं वहाँ उस आदमी को मारने ही गया था, लेकिन उल्टा उस आदमी ने मुझे खूब मारा और रस्सी से बांध दिया। तब मैंने रस्सी से बंधे हुए ही किसी तरह उस आदमी को खत्म कर दिया था और उसे बेड के नीचे छुपा दिया था। फिर जैसे मैं वहाँ से जाने लगा तभी तुम मेरे सामने आ गए और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तब मैंने भूलने का नाटक किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दया हैरान हो जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो इस मूवी की शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स रिवील होते हैं तो आप इस मूवी से जुड़ जाते हैं और ये मूवी मुझे काफी पसंद आई है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।